अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे मगरबी साइंस का मौजूद कहा जाता है। इस अजीम शख्सियत का नाम अरस्तू है। यकीनन आप लोगों ने भी इस अजीम शख्सियत के गोल्डन वर्ड्स कहीं ना कहीं पढ़े होंगे और इसकी लिखी हुई कई बुक्स और की गई कई इजादत के बारे में भी लाजमी तौर पर सुना होगा। साइंस का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और किसने किया? भैया साइंस की सबसे बड़ी इजाद का मौजूद कौन था? सबसे पहले आग किसने जलाई थी? हिंसे किसने बनाए? सिफर, जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम की दरियाफ्त किसने की? तरीकदान का जन्म साइंसदान के बहुत बाद हुआ। जुबान भी साइंस के बाद पैदा हुई, लेकिन साइंस के बेहतरीन दिमाग और इंसानियत की बेहतरीन मौजूदों के नाम से वाकफियत आम नहीं। आज साइंस ने अता समुद्र की जो शक्ल अख्तियार की है, इसमें हर मुल्क की हैसियत जमाने के नदी नाले किसी है। मगर जब मरकजी लहर के मुंबा की तरफ बढ़ना शुरू करें तो यूनानी इल्म का सरचश्मा नुमाया नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कलीमुल्ला, आप देख रहे हैं कलीमुल्ला टीवी। हिंदुस्तान में भी कई अरस्तु और अर्शमीदस पैदा हुए। अरब ने सुकरात के हम पल्ला फिलासफरों को जन्म दिया होगा। चीन और मिस्र की पुरानी तहजीबों के खंडरात भी जमाना की साइंस और साइंसदानों के कारनामों की मुंह बोलती तस्वीरें हैं। मगर जिस मगरबी साइंसदान का आज हम मुताला करते हैं, इसका बराह रास्त रिश्ता सिर्फ यूनान के अरस्तु से ही मिलता है। साइंस का वजूद अरस्तु से पहले भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद था, मगर इसे तोहम परस्ती और मजहब से अलग एक बाकायदा इल्म का दर्जा हासिल न था। अरस्तु के बाद साइंस ने जो तरक्की की, इसकी राहों के कई संगे मैल इसी ने बनाए थे। अफलातून के शागिर्द और सिकंदर आजम के उस्ताद के तौर पर अरस्तु अपनी जिंदगी में ही यूनानी तहजीब के वसी दायरे में मुमताज तरीन आलम शुमार होता था। इसकी पैदाइश हजरत ईसा से 384 साल पहले मकदूनिया के एक शहर में हुई। 18 साल की उम्र में इसने एथेंस में अफलातून की शागिर्दी कबूल की। यूनानी फिलसफर शागिर्द की जहानत से इतना मुतासर हुआ कि इसने इसे जहानत का मुजस्मा करार दिया। नौजवान तालिब इल्म ने अपनी सारी आबाई दौलत अपने वक्त का सबसे बड़ा किताब खाना बनाने पर खर्च कर दी। इस कुतुब खाने की सब किताबें हाथ से लिखी हुई थी, क्योंकि इस वक्त तक छापा खाना इजाद नहीं हुआ था। अरस्तु को अपनी जिंदगी शुरू करने में कोई मुश्किल पेश न आई। पढ़ाई खत्म करते ही इसके पास कई शहजादे तालीम हासिल करने के लिए आने लगे। इनमें एक शागिर्द हरमियास ने तख्त नशीनी के बाद अपने उस्ताद को अपने दरबार में शामिल होने की दावत दी और इजहार अकीदत के तौर पर इससे अपनी बहन की शादी कर दी। अरस्तु की शोहरत थोड़ी ही मुद्दत में इतनी फैल गई कि इस जमाने का सबसे बड़ा बादशाह फिलिप जब 344 कबल मसीह में अपने बेटे और मुस्तकबिल के सबसे बड़े फातेह सिकंदर के लिए दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम की तलाश में था, तो इसकी निगाहें इंतखाब अरस्तु पर ही पड़ी। इधर सिकंदर आजम ने अपनी फतुहात के जरिए छोटी छोटी मुमलिकतों को एक सियासी निजाम में परोना शुरू किया। इधर फिलासफर अरस्तु ने ज़हनी मैदान में अपनी फतुहात का सिलसिला शुरू किया और सारे अलूम को फलसफा की एक लड़ी में परोने की कोशिश की। मगर जहाँ फौजी आकम की सल्तनत को मुंतशिर होने में ज्यादा अरसा न लगा, इंसानी जहनों पर खासकर यूरोप में फिलासफर का लगभग मुकम्मल तसल्लुत कम से कम 15 सदियों तक जारी रहा। अरस्तु की तलीमात का असर 15वीं सदी में एक नए जहनी इनकलाब की सूरत में एक बार फिर नमूदार हुआ, जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्की के कब्जा की वजह से यूनानी आलम अरस्तु की तहरीरात समेत यूरोप भागने पर मजबूर हो गए। इनके मुताले से यूरोप में जो नई तहरीक जारी हुई, इसे इहयाए उलूम का नाम दिया गया, जिसका बराह रास्त नतीजा मौजूदा साइंस और अदब में है। यकीनन किसी एक दिमाग ने इंसानी ज़हनों पर इतने लंबे अरसे के लिए कभी हुकूमत नहीं की। अरस्तु ने 53 साल की उम्र में अपना स्कूल शुरू किया, जिसके कवायद तुलबा खुद बनाते थे। हर 10 दिन के बाद वो अपने निगरान का चुनाव करते थे। इस स्कूल में साइंस के दीगर मज़ामीन के अलावा नबातात और हैवानात के मुताले के खास इंतजाम थे। कहा जाता है कि एशिया और यूनान में तकरीबन 1000 आदमी नबातात और हैवानात के नमूने जमा करने पर मामूर थे। अरस्तु के कहने पर ही सिकंदर ने दरिया नील के सैलाबों की वजह की खोज करने के लिए एक मुहिम भेजी थी। साइंसी तहकीक के लिए इससे पहले इस पैमाने पर इंसानी और मादी ज़राए का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। अरस्तु सैकड़ों किताबों का मुसन्निफ था। एक अंदाजे के मुताबिक इनकी तादाद 400 और दूसरे अंदाजे के मुताबिक 1000 है। ये सब किताबें साइंस पर हैं। इसने अदब और फलसफा के बेशतर मज़ामीन पर भी अपना कलम चलाया था। अरस्तु ने कोई नुमाया नई साइंसी इजाद नहीं की और ना ही साइंस की कोई देरपा कवानीन पेश किए। यूनान में गुलामों की सस्ती मजदूरी दस्तयाब होने की वजह से साइंसदानों को नई मशीनें इजाद करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। इसके अलावा तजर्बे के लिए आला जात की अदम मौजूदगी में साइंस के जो कवानीन अरस्तु ने पेश किए, वो सब के सब बाद के तजर्बात और तहकीकात की रोशनी में खरे साबित नहीं हुए। मगर साइंस मखद मशीनों की इजाद का नाम नहीं, बल्कि साइंस सोचने का एक तरीका भी है। इस लिहाज से अरस्तु के अजीम साइंसदान होने में कोई शक नहीं रहता, क्योंकि अरस्तु ने मंतक की जिस साइंस को जन्म दिया, इसने आने वाली नस्लों के लिए सोचने के ज़ाब्ते और ज़हनी डिसिप्लिन का एक मेयार पेश किया। मौजूदा साइंस की बेशतर इस्तिलाहात वज़ा करने में भी इसका सबसे बड़ा हाथ है। इसके अलावा साइंस के मैदान में बाकायदा मुशाहिदा और तजर्बे का रवाज भी अरस्तु ने ही डाला। हैवान और नबातात की अनगिनत किस्मों को अपनी तजर्बागाह में जमा करके अरस्तु ने कुछ ऐसे मुशाहदे किए जिन्हें आज की साइंस भी दुरुस्त मानती है। चुनचा इसने बेजान चीजों से लेकर जानदार मखलूक की मुख्तलिफ इकसाम को एक ही सिलसिले की मुख्तलिफ कड़ियां करार दिया, जिसके मुताबिक बंदर, चारपाई और इंसान की दरमियानी कड़ी है। यही असूल
2000 साल बाद ड्रोन के मसला इर्तिका का बुनियादी असूल बना। अरस्तु का इल्म हैवानी जिंदगी के बैरूनी पहलू तक ही महदूद न था, बल्कि वो पहला साइंसदान था जिसने जानवरों को चीर फाड़ करके इनकी अंदरूनी बनावट का मुतालिया किया। इंसान की मौरूसी खसूसियत के बारे में इसने चंद ऐसे निकात उबारे जिन पर आज भी साइंसदान अपने दिमाग खपा रहे हैं। अरस्तु की अजमत का ये आलम था कि इसकी गलत बातें भी सदियों तक अकीदे के तौर पर कबूल की गईं। इसकी अजमत साइंस की मजीद तरक्की की राह में दीवार बन गई। 1200 ईस्वी में ब्रूनो को इसलिए जिंदा जला दिया गया कि इसने निजाम शमसी के बारे में अरस्तु के ख्यालात की तरदीद की थी। 40 साल बाद गैलीलियो को इस वजह से मौत के गांठ उतारने की धमकी दी गई कि इसने अरस्तु के इस कौल से इत्तफाक नहीं किया कि जमीन साकन है और सूरज इसके गिर्द घूमता है। जब केपलर ने 1209 में यह साबित करना चाहा कि आसमानी सियारे बेजवी रस्तों पर गर्दिश करते हैं, तो इसे भी इंतहाई मुश्किल पेश आई, क्योंकि यूनानी साइंसदान ने 2000 साल पहले यह कह दिया कि गर्दिश का रास्ता गोल दायरों में है। इस तरह जब अरस्तु ने दुनिया को आग, पानी, हवा और मिट्टी के 4 अनासर का मजमुआ करार दिया, तो सदियों तक इसे चैलेंज करने की किसी को हिम्मत न हुई। साइंस पर एक शख्सियत की इतनी मजबूत गिरफ्त से घबरा कर 13वीं सदी का साइंसदान रॉजर बेकर ने ऐलान किया कि अगर मेरा बस चले तो मैं अरस्तु की सब किताबों को जला दूं। मगर अरस्तु की तयशुदा रवायत के खिलाफ आवाज उठाने पर हाकमान वक्त ने इसे 14 बरस की कैद तन्हाई दी, जहां इसने सिसक सिसक कर जान दी। अरस्तु यकीनन एक अजीम साइंसदान था। नए इल्म की बुनियादें रखते हुए कुछ गलतियां सरजद हो जाना गैर मुतवक्का न था, मगर बदकिस्मती ये थी कि वो इतना अजीम था कि इसके जानशीन साइंसदान इसकी अजमत को छू भी न सके, जिसकी वजह से इसकी गलतियों और कारनामों में मुद्दत तक इम्तियाज न हो सका। यूनान का फिलासफर साइंसदान 62 बरसों की कामयाब जिंदगी के बाद हजरत ईसा से 322 बरस पहले वफात पा गया। 1 साल पहले सिकंदर आजम की मौत हो चुकी थी। इस तरह यूनान की अजमत का सूरज अपने निस्फुल नहार पर पहुंचकर गुरूब हो गया। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।